अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद आज वीडियो बनाया जा रहा है, समय न मिलने के कारण। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के लिए एक पेपर हल कराने जा रहा हूँ, जो पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन उठाया गया है। 2-3 ऐसे मतलब है चैप्टर जिससे कुछ क्वेश्चन उठाए गए, जैसे त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं। इसके बाद आपका सांख्यिकी है। एक एक दो क्वेश्चन जो हैं वो उठाए गए हैं। यदि आप ये जनवरी का महीना चल रहा है, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया होगा, आप कितना जानकारी ले लिए हो, कितना पढ़ लिए हो, तो उस हिसाब से ये कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं। तो आइए हम उसको आज हल किया जाए, और सभी लोग इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर करना हो, लाइक करना हो, कर दीजिएगा, और जो भी नए बच्चे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दिया है कि यदि ए तथा बी, क्वेश्चन है यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो? न्यून कोण हो। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या? कॉस बी। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या हो? बराबर। तो इस सवाल को बनाते समय आपको बड़ी ध्यान से देखना है छोटा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के लिए। ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लें, और यह जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 2 कोण दिया है, ए और बी, न्यून कोण। तो एक जो एंगल है वो आपका क्या है? 90 डिग्री होगा। तो ए और बी न्यून कोण है, तो हम इसको क्या मान लें? सी, क्योंकि यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। 2 न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी क्या है आपका? ये न्यून कोण है। तो इस चीज को हम लेकर चलेंगे। तो हम मान लें, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये जो कोण सी है हमारा, कोण सी है, ये क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। ए और बी न्यून कोण दिया है, हम मान लेंगे कि ये कोण सी क्या है? समकोण है। तो इस स्थिति में यदि हम देखें, त्रिकोणमिति का सवाल कई तरीके से हल किया जा सकता है। तो इस स्थिति में देखें कि जहां कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, तो हम कह सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है आपका क्या? दिया है कोण ए तथा कोण बी, ये क्या है? न्यून कोण है। जरा बताओ, यहां पर एक और चीज दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी तथा कॉस ए बराबर कॉस बी। एक बार ए के लिए कोजिया दिया है, एक बार बी के लिए कोजिया दिया है। तो ये अगर त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां मालूम होगा तो कास का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो जरा बताओ, यदि एंगल ए लेते हैं, यदि हम एंगल ए की चर्चा करते हैं, तो आधार क्या होगा? हम पहले भी बताया जा चुका है कि जिस पर एंगल बनता है वो ही आधार उसका हो जाता है। तो इसके लिए जो आधार होगा कास ए के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? आधार बटा कर्ण। और किस एंगल के लिए? कोण ए के लिए, कोण ए
के लिए आधार, और बटा में क्या लिखेंगे हम, कर्ण लिखेंगे। उसी तरह यहाँ लिखेंगे कोण बी के लिए आधार, ध्यान से देखिएगा। अब बटा में क्या लिखेंगे, कर्ण, क्योंकि कॉस का निष्पत्ति होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो अब आइए हम भुजा की बात करते हैं। यहाँ पर कोण ए के लिए आधार क्या होगा, AC, तो हम लिख दिए क्या, AC। हमारा देखो कर्ण क्या है, 90 के सामने वाला कर्ण AB है, हम लिख दिए क्या, AB लिख दिए। फिर आ जाएगा B के लिए आधार, ये B है तो B के लिए आधार क्या होगा, BC होगा। कर्ण सेम टू सेम AB होगा। तो यहां से AB से AB क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास क्या आया, AC बराबर BC। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि AC और BC आपस में क्या हो गया, बराबर। अब चित्र में आइए, है छोटा सवाल लेकिन आपको समझाना है, जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। AC और BC, देखिए A से C और B से C, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कहा जाता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर। अब इस चित्र को हम थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं और तब समझा रहे हैं आप लोगों को। इस चित्र को ऐसे अगर हम कर दें, ध्यान दीजिएगा, ये आपका C है तो C यहाँ आ गया, ये A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। तो देखो AC, A से C, ये भुजा B से C, यहाँ से ये भुजा, तो दो भुजा बराबर, ये पहले से ही कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो A से C बराबर, B से C बराबर, तो जो एंगल होगा यह भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि दो किसी भी आधार से यदि दो भुजा बराबर हों तो उनके आधार के कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। अब यही आपका सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ध्यान से एकदम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहला सवाल था। आपके पास दूसरा सवाल है, वो सवाल है आपका कि सिद्ध करें कि ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करें कि tan कितना है, ये आपका tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 47 अंश बराबर, हमें क्या लाना है बच्चों, 1 लाना है। 67 है, 47 नहीं है, 67 है। ध्यान दीजिएगा, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 है। इस सवाल को आप बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो सिद्ध करने वाले सवालों में हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, आप कोई एक साइड ले लीजिएगा। तो टेकिंग LHS का मतलब होता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको लेकर चलते हैं। एकदम वीडियो को बीच में आप लोग छोड़िएगा मत, नहीं तो सवाल आपको छोड़कर चला जाएगा। tan 48 गुणे tan 23 गुणे tan 42 गुणे tan 67 67 आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा और हम पिछली वीडियो में पढ़ाए भी, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसा मतलब सिस्टमेटिक ढंग में करेंगे कि इसका मान 1 आ जाए। tan 48 है, ये tan 23 है, tan 42 और tan 67। आप किसी, इसमें 4 ठे पद हैं, 1 2 3 4,
आप किसी दो को चेंज कर दो, केवल दो को आप चेंज कर दो। हमने क्या किया, 48 को tan 48 को हम लिख दिए 90 माइनस 42। देखो 48 की जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 48, और tan वैसे ही। उसी तरह tan 23 है 90 माइनस 67, 90 माइनस 67, 90 में से 67 घटेगा तो क्या बचेगा, 23, tan वैसे ही। हमने दो को चेंज किया, अब दो को हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। अब आप tan 90 माइनस 42, अब हम सूत्र की ध्यान देंगे। हम सूत्र बताया जा चुका है, tan 90 माइनस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होता है, और प्रथम चतुर्थांश में प्रत्येक त्रिकोणीय निष्पत्तियों का जो रिजल्ट होता है वो धनात्मक होता है और चेंज हो जाता है। tan बदल जाएगा किस में, cot में बदल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ tan 90 माइनस 42, तो हम यहाँ लिख देंगे cot कितना, 42, क्योंकि थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पर 42 है, तो हम लिख दें 42। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा cot कितना, 67। अब आ जाओ, यहाँ है tan 42 और यहाँ है tan 67। ध्यान से देखिएगा। अब tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों, व्युत्क्रम होते हैं। इस स्थिति में हम या तो cot को tan में बदल दें या तो tan को हम cot में बदल दें। ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हम cot को लिख सकते हैं 1/tan 42, फिर यहाँ भी लिख सकते हैं 1/tan 67, और यहाँ ऊपर ही रह जाएगा tan 42 और इंटू tan 67। ऐसा नहीं है कि हम इसको बदल रहे हैं तो आप भी इसी को बदलेंगे, नहीं, आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको आप cot में बदल दीजिएगा। tan 42 से tan 42, tan 67 से tan 67, और सबके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 से कितनी बार भी गुणा करो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। और यही हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 था तो हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। ये आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सही से इसको समझ लीजिए। और इस टाइप के जो सवाल आएंगे जो गुणा के रूप में हो, तो पहले आप विचार कीजिएगा कि कौन सा रूप में है, किस रूप में हम इसको बदल सकते हैं, और कितनों को छोड़ेंगे या कितनों को बदल सकते हैं, उस हिसाब से RHS का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला टॉपिक, मतलब अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दिया है क्या कि इसमें भी हमें सिद्ध ही करना है। सिद्ध करने में दिया है, यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करें कि A प्लस B बराबर 90। आइए बच्चों इसको सिद्ध करते हैं, बहुत ही आसान, 1 मिनट का सवाल है। दिया है क्या कि tan A बराबर cot B, tan A बराबर क्या, cot B। कई तरीके हैं, इसको चतुर्थांश में तोड़ दो तो भी बन जाएगा। ठीक है, tan को हम लिख सकते हैं, tan A है ना, तो जरा बताओ, इसको लिख सकते हो cot 90 माइनस A, मतलब cot 90 माइनस A का मान ही होगा क्या, tan। यदि tan को यहाँ छोड़ देते हो, यदि cot को बदलते हो, तो cot के जगह पर लिखोगे tan 90 माइनस B, क्योंकि cot B का मान जो होगा वो tan 90 माइनस B हो जाएगा। तो कोई तरीका है, आप जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो एक तरीका ये है, cot 90 माइनस A बराबर cot B,
अब दोनों साइड में कॉट है तो ये दोनों साइड्स कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 90 माइनस ए अब बराबर क्या बचेगा बी। ये कॉट और ये काट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो 90 माइनस ए बराबर बी। अब आप ए को इधर भेज दो तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बचा ए बराबर 90 बराबर ए प्लस क्या बी। तो इसको लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी बराबर कितना अंश, 90 अंश। कितना अंश बचा, 90 अंश। ये आपका सवाल क्या होगा, सिद्ध हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो अगला सवाल है, सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आइए हम इसका LHS लेते हैं। क्या लेते हैं हम, LHS है, मतलब ये वाला साइड। तो लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, कॉसेक जो होता है ये इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और जो कॉट होता है इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर क्या कर देंगे, अब आ जाए 1 बाई साइन कॉस बाई साइन, दोनों में साइन है तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा 1, यहाँ भी कैंसिल तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और इसका भी क्या होगा स्क्वायर। अब आप जानते हो कि यदि a बाई बी का होल स्क्वायर हो तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बटा क्या बी स्क्वायर। तो जरा ये बताओ कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको आप दो बार लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमने दो बार लिखा है, ए स्क्वायर को ए गुणे ए, बी स्क्वायर को बी गुणे बी। तो इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे वाले में भी 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, इसका एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पोर्शन है आप वैसे ही लिख दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे वाला देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताओ कि 1 का स्क्वायर करने पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक चीज प्राप्त हो जाएगा। वो प्राप्त क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र एक बार ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ ए की जगह पर 1 है तो एक बार क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे 1 में से घटा देंगे। अब हमारे पास अंश और हर में देखिए क्या चीज मिल रहा है, 1 माइनस कास 1 माइनस कास, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बचा ऊपर और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब सवाल हमारा जो सिद्ध करने वाला क्या था, 1 माइनस कास 1 प्लस कास, हमारा क्या है यही सिद्ध हो गया। आपका सवाल आसानी से क्या हो गया बन गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। अब भली भांति इसको समझ सकते हैं। सूत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को सूत्र बताया जा चुका है। आप जितना सूत्र इसका याद करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस है, त्रिकोणमिति का ही है लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस का है। ध्यान दीजिएगा, एक मीनार के आधार बिंदु से, यहाँ मीनार जो है थोड़ा सा बड़ी का मात्रा होगा, एक मीनार के आधार बिंदु से। सवाल में कभी कभी आधार बिंदु को पाद बिंदु भी कहा जाता है। तो अगर बोर्ड परीक्षा में यदि पेपर में आधार बिंदु न लिखकर पाद बिंदु लिखता है तो भी आप समझिएगा आधार बिंदु ही है।
एक मीनार के आधार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 2-3 बात है। पहली बात आधार बिंदु, जिसको हम बोले हैं कि परीक्षा में पेपर में पाद बिंदु देगा तो भी आधार बिंदु ही समझना आप लोग। यहाँ पर बात है उन्नयन कोण। आप जब त्रिकोणमितीय हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो वहाँ पर 2 कोण का चर्चा हुआ होगा, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ध्यान देना, अवनमन और उन्नयन क्या है। जैसे उन्नयन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में और किसी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा हो बैठा हो तो आपकी आंख ऊपर की तरफ हो जाएगी। उस स्थिति में हम कहेंगे कि वह एंगल क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। कब? जब आप ऊपर की ओर किसी को देखोगे तब। और वह व्यक्ति जब आपको देखेगा तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा वह कोण अवनमन कोण होगा। क्योंकि दोनों एक पैरेलल रेखा में होते हैं, इसीलिए दोनों का एकांतर कोण बराबर हो जाता है। अवनमन और उन्नयन हम बराबर कर लेते हैं एकांतर कोण से। तो यहाँ पर उन्नयन कोण की बात है, तो उन्नयन कोण में ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें कहा है, देखिए मीनार और भवन। मीनार जो है हमने ए बी ले लिया है, इसकी ऊंचाई क्या है 50 मीटर, और भवन है डी से सी, हमने इसकी ऊंचाई हमने x मान लिया है। जब हम हल करेंगे तो हम यहाँ पर हमने मान लिया कि माना कि भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर। आप BC को लेकर चलोगे तो भी ठीक है, कोई अक्षर अगर मान लेते हो तो भी सही है। अब आइए, अब क्या है कि जो ABCBDC जो त्रिभुज बना है, इन दोनों त्रिभुजों का एक कॉमन भुजा है। वह भुजा कौन सी है? BC। दोनों का आधार एक ही है। दोनों का आधार क्या है? एक ही है। यहाँ पर C बिंदु से, मतलब भवन C बिंदु जो है भवन का आधार बिंदु है, तो भवन के आधार बिंदु से उस मीनार की चोटी को देखा गया तो कितना डिग्री पर बना? कौन सा डिग्री बना? 60 डिग्री का एंगल बना। और जब यहाँ पर क्या है कि A से B ये मीनार है, D से C ये भवन है, तो बिंदु C जो है यह भवन का आधार बिंदु है। C से भवन के आधार से मीनार की चोटी A को जब देखा जा रहा है तो एंगल 60 डिग्री है, और भवन की जो चोटी है D वह मीनार के आधार B से देखा जा रहा है तो यह क्या है? 30 डिग्री है। अब हम इसी दोनों त्रिभुज की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC लेंगे हम ABC में। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है भवन की ऊंचाई। अब दोनों में कॉमन भुजा कौन सी है? BC। तो BC कॉमन है तो BC को तो हमें लेना ही है। अब इसके अलावा देखेंगे कि त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा मालूम है, तो ABC में हमें AB मालूम है। जरा बताओ कि अगर एंगल यहाँ है तो इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, नीचे वाले को आधार कहेंगे। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के आधार पर लंब और आधार जो होता है वह किसका अनुपात होता है? किस चीज का अनुपात? कौन सी निष्पत्ति का अनुपात होता है? तो 2 निष्पत्ति का अनुपात होता है। एक तो होता है tan का, एक होता है cot का। या तो tan कहो दो चाहे cot कहो। हम यहाँ पर लेंगे क्या? tan कौन से डिग्री लेंगे? 60 डिग्री। कौन सा भुजा है? AB, क्योंकि यह लंब है। BC क्या है? आधार है। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। AB का मान दिया है कितना? 50, और नीचे क्या है? BC। BC को हम यहाँ ले जाएंगे तो BC बराबर √3 नीचे आ जाएगा तो 50/√3। हम इसको क्या ले लें? इक्वेशन फर्स्ट।
हमारा BC का मान 50/√3 हो गया। ये कौन सा त्रिभुज लिया हम? त्रिभुज ABC लिया। अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? BDC में। तो यहाँ पर आइए, त्रिभुज BDC में। तो जब BDC की बात करेंगे तो यहाँ भी हमारा लंब क्या है? इस भवन की ऊंचाई, और ये क्या है? आधार। तो हम यहाँ लेंगे tan, यहाँ भी tan कौन सा डिग्री? 30 डिग्री है। तो tan 30 बराबर, अब यहाँ पर हमारा लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा क्या? BC। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। DC जो है यह x है, माने हैं हम भवन की ऊंचाई। अब BC का मान हम समीकरण 1 से निकाले हैं कितना? 50/√3 निकाला। अब 50/√3 को आप तिर्यक गुणा कर दोगे तो x बराबर इधर पहले से ही कितना है? 1/√3, और जब ये सीधा यहाँ आएगा तिर्यक गुणा में तो 50/√3 हो जाएगा। तो x बराबर 50 में x से गुणा करोगे तो 50। कोई भी संख्या यदि रूट में 2 बार है गुणा कर देते हैं तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। तो कितना आ गया? 3। तो x बराबर 50/3 ये हो गया क्या? मीटर। और यही आपका भवन की ऊंचाई हो जाएगी। आप इसको भाग देकर दशमलव में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो यह किसका मान आया? इस भवन की ऊंचाई। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और ऊंचाई और दूरी का जो सवाल होता है त्रिकोणमिति का, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो जो आपका जो सवाल बनता है ये ऊंचाई और दूरी का, यदि आप उस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर आपका चित्र सही से बन गया तो आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें चित्र ही सबसे महत्वपूर्ण होता है हर चीज़ का। इसलिए आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को बहुत अच्छी तरह से समझकर और पढ़िएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप इसका पूरा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये चित्रमिति का क्वेश्चन है। चित्रमिति में एक छिन्नक टॉपिक है, उसके बारे में है। जो शंकु के आकार से किसी भाग का वृत्ताकार जो कुछ दूरी हिस्सा छोड़कर जो कोण वाला हिस्सा होता है, यदि हम उसको काट देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं तो हमें छिन्नक प्राप्त होता है। और छिन्नक के आकार में जैसे बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, इस तरह की संरचनाएं छिन्नक में आती हैं। तो आइए हम इसका सवाल बनाते हैं। सवाल दिया है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास। शंकु के छिन्नक की बात होगी तो दोनों सिरा वृत्ताकार होगा, लेकिन एक सिरा जो होगा कैसा होगा? बड़ा, और एक सिरा छोटा। तो बड़े सिरे का व्यास जो होगा बड़ा होगा और छोटे सिरे का जो व्यास होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। तो 4 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर व्यास। गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। याद रखिएगा, जब भी अगर सवाल में धारिता की बात होगी वहां आप आयतन निकालोगे। धारिता की बात होगी तो क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। अब क्वेश्चन जिस टाइप का देगा उस टाइप को हम बनाएंगे, हम आगे आपको बता देंगे क्या करना है। तो देखो, हम यहाँ एक गिलास बनाए हैं, बड़ा सा गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास में 2 सिरा है, नीचे वाला भी ऊपर वाला, दोनों सिरा वृत्ताकार है। बड़ा सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर, छोटे सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर। हमने व्यास लिया है तो व्यास का आधा कर देते हैं तो क्या मिलता है? रेडियस मिलता है। अब रेडियस यहाँ पर क्या है? 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। और गिलास की जो ऊंचाई है वह कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको जब हल करेंगे तो ध्यान दे दीजिएगा, लिख देंगे क्या? R1 बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 सेंटीमीटर। R2 बराबर क्या लिखेंगे हम? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका H है वह कितना है? 14 सेंटीमीटर। सब कुछ मिल गया आपको। अब आप आसानी से
आयतन निकाल देंगे इसका। छिन्नक का जो आयतन है, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h, और कोष्टक में r1² r2² r1 r2। ये शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। अब सारे मान हम यहाँ रख देंगे, तो 1/3 पाई का मान यदि रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन याद रहे पाई का मान तभी रखना जब पाई का मान 22/7 होता है। यदि ऊपर आपके पास 14 हो, 21 हो, 7 से कटने वाला हो तो आसानी से रख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में यह कह दे कि पाई के पदों में ज्ञात करो तो पाई का मान नहीं लिखते हैं। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो आप रख सकते हो चाहे छोड़ सकते हो, दोनों सही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 22/7, और h का मान कितना है 14, इसलिए हमने 7 रख दिया। अब आ जाइए r1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, r2 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब r1 r2 में गुणा होगा तो 2 गुणे कितना 1। अब आ जाओ 7 से 14 कटाओ, 7 दूना 14। अब 22 में 2 से गुणा करो, 22 दूना 44, अब बटा में कितना बचा 3। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 से 1 में गुणा करो कितना होगा 2, तो यहाँ हो गया 44। अब बटाइए कितना है 3, और यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 4 4 1 5, और 5 2 कितना 7। अब आप आसानी से 7 से 44 में गुणा कर दो, क्योंकि 3 से 7 कटेगा नहीं, 3 से 44 कटेगा नहीं, तो गुणा करोगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, हासिल बचा है 2, 28 2 कितना 30, बटा में कितना 3। यह आपका आयतन निकाला गया है, सब सेंटीमीटर में है, इसको लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, चाहे घन सेंटीमीटर लिखो। ये आया क्या आयतन। तो जो आयतन होता है तो लिख सकते हो अतः गिलास की धारिता, अतः गिलास की धारिता बराबर 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। यदि सवाल यह पूछ देता है कि इसकी धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए, कितने लीटर में, तो आपको पैमाना याद रखना पड़ेगा। पहली बात पैमाना कि 1 घन मीटर, यदि 1 घन मीटर जो पैमाना होता है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर कोई भी द्रव आएगा। मतलब 1 घन मीटर जगह होगा तो उसमें 1000 लीटर द्रव हम ला सकते हैं। तो यह हो गया क्या आयतन। लेकिन अगर धारिता लीटर में पूछ दे तो हम उसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, कब जब मीटर की बात होगी तब। अब सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने के बाद हम इस पैमाने का प्रयोग करेंगे। लेकिन यह तब लगेगा जब पूछा रहेगा कि इसकी धारिता लीटर में ज्ञात करो तब, अन्यथा जो आयतन निकालोगे वही उस वस्तु की क्या कहलाएगी धारिता कहलाएगी। तो ये आपका एक सवाल था छिन्नक का। ऐसे ही सवाल बहुत होंगे, लेकिन इस पेपर में जो आया है इसकी बात कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी ये सवालें हो रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये घड़ी का एक सवाल है, क्योंकि समय अधिक लगने के कारण इसको हम लिख दिए हैं, और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे कि आपको तैयार हो जाएगा। सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात है घड़ी की बात है, तो आप घड़ी पहने होंगे या घड़ी देख रहे होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में जो मिनट की जो सुई होती है वह सबसे लंबी होती है। सेकेंड वाले मतलब सबसे लंबी की बात करते हैं, इसका मतलब मिनट सेकेंड और घंटे की सुई सबसे लंबी हम नहीं कहेंगे। लगभग में मिनट
सेकेंड और जो घंटा की होती है, जो घंटे वाली लगभग छोटी होती है सबसे। घड़ी देख लेना आप लोग, हमें घड़ी से मतलब नहीं है, हमें यहाँ ध्यान देना है। सवाल कैसे हल करना है, क्योंकि मिनट की सुई 1 घंटे या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। हमें यहाँ मतलब घड़ी के बारे में टोटल जानकारी यह लेना है, क्योंकि मेंसुरेशन का यह वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं उसका, तो यहाँ वृत्त से संबंधित है, क्योंकि घड़ी जो होता है वृत्ताकार होता है, जो सुई लगी होती है वह सेंटर में लगी होती है। तो यहाँ जो मिनट की सुई दिया है, जो इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, वह उस वृत्त का क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। क्योंकि वृत्ताकार घूमेगा तो वह मिनट की सुई की लंबाई जो है उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कहलाएगी। तो जो कहा है कि 1 घंटा या 60 मिनट, घड़ी की जो मिनट वाली सुई जो होती है वह मिनट की सुई 1 घंटा या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। अरे हम बोलते हैं 12×5=60, प्रत्येक गैपिंग में 5 मिनट होता है, तो 12 होता है, तो 12×5=60, 60 मिनट कह दो या 1 घंटा कह दो, एक चक्कर लगा लेती है। वही कहा है कि मिनट की सुई 1 घंटा या 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो बताओ कि जब 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 60 मिनट में एक चक्कर, तो 1 मिनट में 1/60, 1 मिनट में 1/60 चक्कर लगाएगी। जब 1 मिनट में 1/60 चक्कर लगाएगी तो प्रश्न में कितना चक्कर कहा है कि 5 मिनट में एक चक्कर लगाना है। तो 5 मिनट में 1 मिनट में 1/60, तो 5 में अधिक के लिए गुणा करते हैं, माने 1/60 में 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5/60, 12×5=60, 1/12 चक्कर। ध्यान से देखिएगा कि 1 मिनट में चक्कर जो है 1/60 है, तो 5 मिनट में तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अधिक के लिए गुणा करते हैं और कम के लिए भाग करते हैं। तो 1 मिनट में 1/60, तो 5 मिनट में 1/60, 1/60 गुणे क्या 5, तो 12×5=60, तो हम 5/60 कर दिए, तो 1/12 चक्कर, माने 1/12 चक्कर वो लगाएगी 5 मिनट में। मिनट की सुई द्वारा जो वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्ताकार बनता है, मिनट की सुई घूमती है तो कैसा मतलब उसका आकार होता है, सर्कल की तरह होता है, तो उसकी त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। मतलब मिनट की जो सुई है, सुई की जो लंबाई है वह उस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब सुई द्वारा जो क्षेत्रफल होगा, सुई द्वारा जो क्षेत्रफल आप जब निकालोगे तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² जो होगा वह उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, लेकिन सुई द्वारा कितनी बार घूमी है, तो 5 मिनट में 1/12 चक्कर लगा रही है, तो उतना क्षेत्रफल तय करने के लिए हम πr² में हम n से, जहां जो n है वह चक्करों की संख्या है, तो हम 1/12 से हम πr² में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा 1/12 गुणे पाई का मान 22/7, आ रहे 14, स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया, 7 से कटाया हम 14 को 2 बार में, 2 से कटाया 12 को 6 बार में, हम उसके बाद लिख दिए हैं ऊपर 22 बचा है, ऊपर 14 बचा है, और नीचे जो है आपका 6 बचा है। अब 6 और 14 को हम एक अंक से काटा रहे हैं, वो अंक कौन सा है, 2 है, 2 7 14, 2 3 6। अब बचा 22 और 7, तो 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, और 7 दूना 14, 1 15, और बटा में कितना 3, 154/3। चूंकि प्रत्येक यूनिट जो है सेंटीमीटर है, तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है वह वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर होगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसको आप चाहोगे तो इसको मिश्रित भिन्न में भी बना सकते हो। तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यह सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बोर्ड से रिलेटेड पेपर में आए हुए जो पिछले सत्रों में 2-3 सत्र पहले, पिछले सत्र तो हुआ नहीं परीक्षा आपका, लेकिन उससे पहले 14, 15, 16 ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को भली बात समझिए और इन पर आधारित हम ये
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, नहीं, आ भी सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को सही ढंग से देखे होंगे तो आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको अनेक प्रकार के वीडियो मिलेंगे। आप जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो एक्टिव हो जाएं। इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, अपने ग्रुपों में भेजिए ताकि अन्य बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं, जो असहाय रूप में हैं, वो भी इस चीज़ को देख सकें। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।